मैं व्यापार का विरोधी नहीं हूं, लेकिन ऐसा व्यापार जो हमारी सनातन संस्कृति को खत्म कर दे, हमारी जनरेशन को खत्म कर दे, हमारे परिवार को तोड़ दे, अपराध बढ़ाए, व्यभिचार बढ़ाए, हत्या बढ़ाए, बलात्कार बढ़ाए, उस व्यापार का क्या मतलब? ऐसा व्यापार जो आज फले फूले और 25 साल के बाद पूरे भारत को बंजर बना दे, उस व्यापार का क्या फायदा? तो दोनों के बीच में एक सामंजस्य की जरूरत है, और सामंजस्य तभी आ सकता है जब भारत में एक भारतीय व्यापार संहिता हो और दूसरी एक भारतीय ग्राहक संहिता हो। तो हमारे पास सिंगल एक किताब होनी चाहिए। मैं 8 किताब क्यों देखूं? मैं अगर कंज्यूमर हूं, और भारत का हर बच्चा कंज्यूमर, छोटा बच्चा भी दूध पीता, वो भी कंज्यूमर है, टीचर भी कंज्यूमर है, डॉक्टर भी सब कंज्यूमर है। तो मेरे पास तो एक किताब होनी चाहिए, उसी में 8-10 चैप्टर हो कि चैप्टर नंबर 1 ये, चैप्टर नंबर 2 ये, चैप्टर नंबर 3 ये, चैप्टर नंबर 4 ये, आसान भाषा में हो, उदाहरण के साथ हो, विथ एग्जाम्पल हो। जज के लिए पढ़ना आसान, वकील के लिए पढ़ना आसान, उपभोक्ता के लिए पढ़ना आसान। ऐसे कानून का क्या फायदा जिसका ठीक से इंटरप्रिटेशन जज ही ना कर पाए? मैं कई बार कहता हूं, अगर किसी केस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग फैसला दे रही है, हाई कोर्ट अलग फैसला दे रही है, और सुप्रीम कोर्ट ऐसा अलग फैसला दे रही है, इसका मतलब वो कानून महाघटिया है। जिस कानून की व्याख्या जज नहीं कर पा रहे हैं, वो आम जनता कहां से कर लेगा? आम जनता कहां से उसकी व्याख्या ठीक से करेगा? और फिर जब ठीक से व्याख्या नहीं करेगा तो लड़ेंगे आपस में, तू मैं करते रहेंगे। इसलिए कानून जितना हो, जिस विषय पे हो, अगर वो इंटीग्रेटेड हो, समावेशी हो, इंक्लूसिव हो, और अपने देश की स्पिरिट में, तो अच्छा। दुनिया क्या कर रही है हमसे इससे लेना देना नहीं है। अमेरिका के पास हमसे 3 गुना जमीन है, जो जो करना है कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं। चीन के पास हमसे 3 गुना जमीन है, उसको जो करना है करे। हमारे पास तो 1/3 जमीन है ना। ऑस्ट्रेलिया के पास हमसे 2.5 गुना जमीन है, कनाडा के पास हमसे 2.5 गुना जमीन है, ब्राजील के पास हमसे 2.5 गुना जमीन है, रूस के पास हमसे 5 गुना जमीन है। उनको जो करना है करे। लेकिन हम तो कहते हैं जितनी चादर उतने तो पैर फैलाएंगे ना। ज्यादा पैर फैलाएंगे तो चादर फट जाएगी, और चादर फटने की कगार पे आ चुकी है। चादर फटने की कगार पे आ चुकी है। दिल्ली में 1-2 महीने के अंदर यहां जीना मुश्किल हो जाएगा। रिसर्च बता रहा है, सर्वे बता रहा है कि दिल्ली की उम्र, लोगों की उम्र 10 साल कम हो गई भाई साहब। एवरेज उम्र 10 साल कम हो गई है। और मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं, मैं जब मेरे पास पर डे कहीं कहीं से खबर आती है, वहां जाना है, मतलब लोग शरीर छोड़ते हैं, तो मैं एक बात जरूर पूछता हूं, कितने साल के थे? पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूं, मुझे 85 से ऊपर वाला कोई मिल ही नहीं रहा। इसका मतलब दिल्ली में लोग 85 से ज्यादा झल ही नहीं पा रहे। क्यों हो रहा है? उसका कारण केवल पराली नहीं है। पराली भी एक कारण है, लेकिन उसके और भी कारण। पानी गंदा हो चुका है, हवा गंदी हो चुकी है, दूध अशुद्ध है, फल अशुद्ध है, सब्जी अशुद्ध है, सब कुछ अशुद्ध है। तो ये ग्राहक, चूंकि हम ग्राहक की बात कर रहे हैं, तो ग्राहक को दूध शुद्ध पीने का मिलना चाहिए ना। ग्राहक को सब्जी शुद्ध मिलना चाहिए, ग्राहक को आटा शुद्ध मिलना चाहिए, ग्राहक को भोजन शुद्ध मिलना चाहिए, ग्राहक को तेल शुद्ध मिलना चाहिए। कितने पैसे में मिलेगा वो दूसरा पहलू है, पहले शुद्ध तो मिले। एमआरपी सिस्टम का कहीं कोई कैलकुलेशन ही नहीं, आज तक हमने कुछ फार्मूला फिट नहीं किया। कितना होगा, कैसे होगा, कितना होगा, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, कितने गुना भाई? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि एक दवा बनाने वाली कंपनी, दवा की लागत आ रही हो 50 पैसे और कैप्सूल बिक रहा हो 100 रुपए में। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इन विषयों पे चिंतन की आवश्यकता है, और इसका जो एक समाधान मुझे दिखाई पड़ता है वो शिक्षा व्यवस्था। हम भारतीय जो वैदिक शिक्षा व्यवस्था हमारी थी, बहुत अच्छी थी, हालांकि आज का विषय नहीं है। उदाहरण के लिए महर्षि पतंजलि को नहीं पढ़ा रहे, हमारे बच्चों को अपरिग्रह पता ही नहीं है। महर्षि माधवकर को नहीं पढ़ा रहे, महर्षि शारंगधर को नहीं पढ़ा रहे,
महर्षि वाग्भट को नहीं पढ़ा रहे, महर्षि सुश्रुत को नहीं पढ़ा रहे, महर्षि चरक को नहीं पढ़ा रहे, तो उसको यह पता ही नहीं है कि कब क्या खाना क्या नहीं खाना, कितना खाना, तो खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, तो बीमार होता जा रहा है। तो भारत के ग्राहक खूब खा रहे हैं और खूब बीमार हो रहे हैं, और बीमार हो रहे हैं तो पहले तो खाने पे खर्च किया और फिर डॉक्टर पे खर्च किया। तो ये जो खाना और बीमारी के बीच में पूरा नेक्सस है, वो किस लिए है? क्योंकि आपको एक अनकंट्रोल्ड ग्राहक बना, उपभोक्ता बना दिया गया है। कहते ना, इसको उपभोक्तावाद कह लीजिए, कि पूरा उपभोक्तावाद फैलाया जा रहा है। समाजवाद, अंबेडकरवाद, बाकी वाद कितने चल रहे हैं उसका तो मैं नहीं जानता, लेकिन उपभोक्तावाद चरम पे है। आपको इस तरीके से मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, इसके माध्यम से, उसके माध्यम से। अच्छा, दूसरा, एड में भी वो, मैं एक यूनिफॉर्म बिजनेस कोड और यूनिफॉर्म कंज्यूमर कोड इसलिए बात कर रहा हूं, एड जो दे रहे हैं उसमें झूठ दे रहे हैं। भारत का संविधान फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, तो सच बोलने की आजादी देता है, झूठ बोलने की नहीं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, लिखने की आजादी देता है, तो सच लिखने की आजादी देता है, झूठ लिखने की नहीं। राइट टू रिलीजन देता है, तो अपने पंथ को पालन करने का आजादी देता है, कन्वर्जन की नहीं। राइट टू कस्टम देता है भारत का संविधान, तो रीतियों को पालन करने की आजादी देता है, कुरीतियों को नहीं। प्रथा को पालन करने की आजादी देता है, कुप्रथा को नहीं। लेकिन प्रथा क्या है, कुप्रथा क्या है, रीति क्या है, कुरीति क्या है, धर्म क्या है, धर्मांतरण क्या है, इसको बीच में भेद तो करना पड़ेगा। आप व्यापार के नाम पे, विकास के नाम पे विनाश तो नहीं कर सकते ना। प्रकृति का विनाश नहीं कर सकते, संस्कृति का विनाश नहीं कर सकते, परंपराओं का विनाश नहीं कर सकते। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। 15वीं शताब्दी तक गणेश जी की जो मूर्ति हुआ करती थी, उसमें 4 हाथ हुआ करते थे। एक हाथ में कुल्हाड़ी, जो उनका मुख्य शस्त्र था, एक हाथ में गदा, एक हाथ में त्रिशूल, और एक हाथ आशीर्वाद। मेरे पास उसकी है, फोटो है। फिर मुगल काल आया, फिर अंग्रेजों का टाइम आया। आज की डेट में आप जरा देखिएगा गणेश जी के हाथ में क्या है। न त्रिशूल है, न कुल्हाड़ी है, न गदा है। एक में लड्डू है, एक में मोदक का लड्डू है, एक में कमल का फूल है, एक में आशीर्वाद है, एक में। तो हमने बड़े चालाकी से क्या किया, पहले वो सारे शस्त्र निकाल दिए, जिससे भाई लोग गए गणेश की पूजा करने वाले भूल जाएंगे शस्त्र भी कोई चीज होती है। दूसरा, लड्डू, पूरा का पूरा फोकस किस पे आ गया, लड्डू पे। और इस बार के गणेश पंडाल के समय में मेरा कार्यक्रम महाराष्ट्र में था, पूना, कोल्हापुर, मुंबई, इस वाले क्षेत्र में था, जब गणेश पूजा चल रही थी। मैं बहुत सारे गया, तो जहां जहां गणेश जी के पंडाल लगे थे, मोदक तो भर भर के रखा हुआ था, लड्डू खूब रखा हुआ था, लेकिन किसी पंडाल में न कुल्हाड़ी थी, न त्रिशूल था, न गदा था। ये कहां से आया, उपभोक्तावाद। ये कहां से आया, उपभोक्तावाद। और दुष्परिणाम क्या हुआ, दुष्परिणाम यह हुआ कि गणेश जी के पंडाल पे पत्थरबाजी हो गई, सारे भाग रहे। कुल्हाड़ी, तलवार और त्रिशूल होता तो भागते क्या, जरा जोर से बोलिए, पत्थरबाजी करने की हिम्मत पड़ती क्या। तो यह उपभोक्तावाद का दूसरा परिणाम है। अभी दुर्गा जी की यात्रा निकली है, तो बहराइच में हुआ है, सुना होगा आप लोगों ने, राम गोपाल मिश्रा को मार दिया। दुर्गा जी के 8 हाथ में क्या क्या था, आप देख लीजिए, त्रिशूल है, तलवार है, गदा है, सब कुछ है। लेकिन आज की डेट में जहां दुर्गा जी का पंडाल होता है, वहां मिठाई खूब, मिठाई माता जी कितना खाती भगवान जाने, लेकिन उनके शस्त्र वहां पूजन पे लिए नहीं रखे हुए हैं। बाकी चीजें खूब रखी हैं, केला भी रखा है, कपड़ा भी रखा है, ये भी रखा है, वो भी रखा है। मतलब
अगर आप किसी दुर्गा जी के पंडाल में जाएं तो आपको समझ में आएगा कि उपभोक्तावाद कितना चरम पे आ गया, हमारी धार्मिक मान्यताओं के ऊपर हावी हो चुका है। उपभोक्तावाद हमारी शिवरात्रि में हावी हो चुका है, उपभोक्तावाद हमारे जन्माष्टमी में हावी हो चुका है, उपभोक्तावाद हमारे त्योहार, हमारी संस्कृति पे हावी हो चुका है। आप बताइए कि जब परशुराम जी की जो लोग जयंती मनाते हैं, कभी कोई परशु लेके निकलता है क्या? नहीं। सब लोग नवरात्रा मनाते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं, हाथ में तलवार होती है क्या? नहीं। गणेश जी की विसर्जन के लिए जाते हैं, हाथ में कुल्हाड़ी होती है क्या? नहीं। शिवरात्रि मनाते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं, त्रिशूल होता है क्या? नहीं। उपभोक्तावाद ने धीरे 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 हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इतना जकड़ लिया है कि हम अपनी परंपराओं से दूर हो गए हैं। इसलिए इस पे कुछ कदम उठाने की जरूरत है। समाज को जगाना भी जरूरी है, लेकिन नीतियां बनानी भी जरूरी है। दोनों चीजें करना पड़ेगा, समाज भी जगे, नीतियां भी जगे, नीतियां भी बने तो अच्छा मतलब मुझे लगता है ज्यादा जल्दी से इसका परिणाम आता है। केवल समाज जागता रहेगा, कितने लोग हम जगा पाएंगे? हमारी एक लिमिट है, 150 करोड़ के भारत में हम कितने लोग को जगाएंगे? लेकिन नीतियां भी हो, इसलिए समाज और शासन का लक्ष्य एक ही होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि समाज का अलग कार्य है और शासन का अलग कार्य ना। समाज की आवश्यकता पूरी करने के लिए ही यह शासन है। यह भारत का जो संविधान बना है, इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इस संविधान का लक्ष्य ही है सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरसुत नीति। इस संविधान का लक्ष्य ही है अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब वीरु शरीरा। इस संविधान का लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना। तो राम राज्य कैसे स्थापित होगा? जब अल्प मृत्यु नहीं होगी। अल्प मृत्यु तब नहीं होगी जब लोगों को शुद्ध भोजन मिलेगा, शुद्ध दूध मिलेगा, शुद्ध सब्जी मिलेगी, तब तो अल्प मृत्यु रुकेगी, नहीं तो अल्प मृत्यु शुरू हो चुकी है। राम राज्य तब आएगा जब वास्तव में हम झूठी चीजें पढ़ना बंद कर देंगे। पानी हमारे पास 4% है। अब जो बाथरूम में वो 400-500 लीटर वाला एक टब आता है, ठीक है, तो बाथ टब बनाने वाली कंपनी का यह सर्वे तो होता है कि इस कंपनी से कितना धुआं निकलेगा या इस कंपनी से कितना पानी गंदा निकलेगा। लेकिन यह नहीं होता कि जो पर डे ये 1000 बाथ टब बना रही है, इस बाथ टब से कितना पानी बर्बाद होगा, इसका इंपैक्ट, इसका असेसमेंट नहीं होता। तो फैक्ट्री का ही नहीं, उसके प्रोडक्ट का भी एयर इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, वाटर इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, नॉइज इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, कल्चरल इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए कि उस प्रोडक्ट से कितना हवा पे प्रभाव हो रहा है, कितना पानी पे हो रहा है, कितने हमारे जंगल पे हो रहा है, कितनी हमारी जमीन पे हो रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट कितना हमारी संस्कृति पे हो रहा है। इसी के साथ मुझे लगता है कि मैं यहां से भी 30-40 मिनट लगेगा मुझे सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पे। मैं अपनी बात खत्म करता हूं। समय होता मैं चाहता था आपके बीच में लंबे समय तक रहूं, लेकिन लगता है कि समय की मर्यादा है। आपने मुझे बुलाया, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप लोग सुने, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।